साल था 1530 जब स्पेन में एक ऐसी सोसाइटी की खबर फैलती है या कहिए एक ऐसी सभ्यता का पता चलता है जो सोने से नहाती थी। सोने के महल, सोने से भरी झीलों ने इसकी खोज के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। गोंजालो पिज़ारो ने इसी सफर की शुरुआत की थी सन 1539 में, लगभग 300 लोगों की आर्मी बना के जो हर परिस्थिति में लड़ने में सक्षम थे। खोज थी एक ऐसा स्टेट जिसे मेटा कहते हैं और वहाँ के लोगों को मुइस्का लोग, जिन्हें चिपचा भी कहा जाता था, उनके पीछे छुपी थी दो कहानियां। एक मॉन्स्टर ऑफ लेक टोटा, टोटा झील का राक्षस, और दूसरी सोने का शहर एल डोराडो। एंडीज माउंटेन के समतल इलाकों में मोइस्का कई भागों में रहते थे, जो विशेष रूप से जुई द सन गॉड, चिया द मून गॉडेस और चिपचाकम को अपना पैट्रॉन मानते थे अपने मेटल वर्क और व्यापार के लिए। मोइस्का के लोग गोल्ड की क्राफ्टमैनशिप में बहुत एडवांस थे। आप उन्हें गोल्ड स्मिथ भी कह सकते हैं, और गोल्ड उनके ट्रेड का सबसे अहम माध्यम था जो एक्सचेंज ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता था, लाइक फेदर, टोबैको, सॉल्ट एंड कोका लीव्स। मोइस्का लोगों के पास इतना सोना था कि समय समय पे पड़ने वाले रिचुअल्स में वहाँ के मुखिया के शरीर पे सोने की परत या कहें गोल्ड डस्ट चढ़ाई जाती थी, और वो लेक ग्वाटाविटा में जाके उन्हें नहा के बहा देता था, और साथ में उसके साथ गए हुए लोग भी अपने साथ में लाया हुआ सोना और चांदी उसी लेक में डाल देते थे। इन्हीं लीजेंड्स स्टोरीज ने एल डोराडो की खोज को और जोर दिया, और सन 1545 में काफ़ी कोशिशों के बाद लाजारो फॉन्ट और हर्नन परेज डी क्यूसाडा ने ग्वाटाविटा लेक का वाटर लेवल 3 मीटर तक कम करने में सफल भी हुए। पर बहुत छोटे अमाउंट का गोल्ड उन्हें उस लेक में मिला, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $1,00,000 होगी। पर उनके हिसाब से और उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बहुत कम था, क्योंकि वो खोज रहे थे सिटी ऑफ गोल्ड, जहाँ हर जगह सोना ही सोना था। पर अफसोस एल डोराडो का कुछ पता नहीं चला। एल डोराडो की खोज में 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कई कोशिशें हुई। 1535 में सेबेस्टियन डी बेनाल्काजार और 1535 में ही निकोलाउस फेडरमैन, 1536 में गोंजालो जिमेनेज डी क्यूएसाडा, 1541 में फिलिप वॉन पुटैन और अकेले एंटोनियो डी बैरियो ने ही 1583 से 1589 के बीच 3 बार कोशिश की। फिर 1595 में सर वाटर रैले। ये वो एक्सपेडिशन है जो रिकॉर्ड में है और मशहूर हैं। पर ऐसा क्या रीज़न था कि इतनी खोजों के बाद भी सिटी ऑफ गोल्ड दिखाई नहीं दिया? ग्वाटाविटा लेक में मिले गोल्ड और गोल्ड फिगरिन के सबूतों के बाद भी एल डोराडो को कैसे छुपाया मोइस्का के लोगों ने? एल डोराडो को खोजने के लिए आपको सबसे पहले 1492 में चलना पड़ेगा, जब यूरोप में कॉलोनी एंड आर्मी एक्सपेंशन की रेस शुरू हुई। 3 अगस्त 1492 में स्पेन से एक एक्सप्लोरर वेस्ट की तरफ निकला और 12 अगस्त 1492 को कैरेबियन में एक आइलैंड पे पहुंचा जिसका नाम सैन सल्वाडोर रखा गया, और उस एक्सप्लोरर को हम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में 1497 में वास्को द गामा ने पुर्तगाल से शुरुआत की साउथ ईस्ट की तरफ, और 1498 में अफ्रीका होते हुए 4 शिप इंडिया पहुंचा। वास्को ड गामा की फर्स्ट विजिट इंडिया से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि कैलिकट के रूलर जेमोरिन का कस्टम था कि फॉरेन ट्रेडर्स को कमर्शियल ट्रीटी इस्टेब्लिश करने के लिए कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में वैल्यूएबल गिफ्ट देने पड़ते, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जिसका अंदाजा डगामा को नहीं था। पर बाद की विजिट्स में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत और पुर्तगाल के बीच में ट्रेड शुरू हुई, जिसमें खास तौर से मसाले, फैब्रिक्स, गोल्ड एंड जेम्स स्टोन थे। भारत अपने कस्टम एंड कल्चर के साथ ही अपने प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में इतना रिच था कि उसे सोने की चिड़िया बोला जाता था। सन 1519 में वास्को ड गामा को वायसराय ऑफ पोर्तुगीज का टाइटल दिया गया। उस पीरियड की ये 2 सबसे बड़ी एक्सप्लोर थी। पहली कोलंबस का अमेरिकन लैंड को टच करना, और दूसरा ड गामा का इंडियन। अब क्योंकि उस समय यूरोप में कॉलोनियल एक्सपेंशन की रेस चल रही थी, और पुर्तगीज का भारत पहुंचना और भारत में प्रीशियस मेटल की रिचनेस मिलना एक्सप्लोरर्स के लिए एक प्रोजेक्ट आउटलाइन की तरह से था। ठीक इसी पीरियड में आगे कुछ सालों में चर्चा में आए मोइस्का के लोग, क्योंकि क्राफ्टमैनशिप कल्चर में वो काफ़ी आधुनिक थे। गोल्ड फिगरिन बनाना और उसको ट्रेड के लिए आपस में इस्तेमाल करना
और उनका वो रिचुअल जिसमें एक मुखिया सोने की परत चढ़ा के ग्वाटाबीटा झील में नहाता था। शुरुआती कुछ पहल के बाद इस कहानी की सच्चाई पे और बल दे दिया 1545 की उस खोज ने, जब ग्वाटाबीटा झील से सोने के खनिज और फिगरीन मिले थे। उन खोजकर्ताओं की उम्मीद से कम, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। पर एल्डोराडो, सिटी ऑफ गोल्ड क्यों नहीं मिली? असल में एल्डोराडो जैसा कोई शहर था ही नहीं, तो मोएस्का के लोग और उनके मुखिया का सोने की परत लगा के नहाना और ग्वाटाबीटा झील में सोना मिलना क्या था? मोएस्का के लोग जैसे जुई द सन गॉड, चिया द मून गॉडेस को मानते थे, वैसे ही चिपचाकम को वर्शिप करते थे एज ए पैट्रॉन अपनी सुरक्षा के लिए। चिपचाकम द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। चिपचाकम को नेचुरल फिनोमिना से भी जोड़ा जाता था, जैसे तूफान, भारी बारिश, क्योंकि एंडीज माउंटेन अमेज़न रीजन में आता था, तो वहाँ भारी बारिश के कारण काफ़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता था। मुइस्का लोगों में ये प्रथा थी कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, तो उनकी मान्यता के हिसाब से गॉड ऑफ रेन एंड थंडर चिपचाकम नाराज हुए हैं, तो उनको शांत करने के लिए उन्हें गोल्ड समर्पित किया जाता था। वो गोल्ड जो वो जमीन से लेते थे, उनकी मान्यता के हिसाब से कि शायद हिस्से से ज़्यादा ले लिया, इसीलिए चिपचाकम नाराज हो गए और उन्हें वही हिस्सा वापस देने की प्रथा थी, जिसमें वहाँ का मुखिया गोल्ड डस्ट लगा के और गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन के ग्वाटाबीटा झील में जाता था और उन्हें झील के बीचों बीच उतार देता था एज अ ऑफरिंग टू चिपचाकम। मुइस्का सभ्यता में कई छोटे छोटे साम्राज्य और जनजातियां थी, जैसे बोगोटा, बकाटा और टुंजा, और हर जनजाति का एक मुखिया होता था। मुइस्का लोगों का एक प्रमुख मुखिया होता था जिसे जिपा कहते थे। अब मान्यता के हिसाब से जिपा प्रमुख मुखिया सोने की परत लगा के झील तक जाता था और बाकी जनजातियों के मुखिया अपने अपने प्रांतों से ऑफरिंग लेके आते थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फॉर्म में, और उनको उसी झील में प्रवाहित कर दिया जाता था। और इस रिचुअल की शुरुआत होती है आज से करीब 3000 साल पहले। सन 1545 में लजारो फॉन्ट और हरनन परेज डी क्यूसाडा को जो सोना यहाँ से मिला था, वो यही सोना था जो हजारों सालों से इस झील में डाला जा रहा था। और इसमें भी अभी कड़ी खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लेक ग्वाटाबीटा ही खाली नहीं होगी ऐसी सभ्यता में जहाँ ये प्रथा निभाई जाती होगी। ऐसे छोटे छोटे और भी पॉन्ड्स होंगे जहाँ इस प्रथा के हिसाब से रिचुअल्स होते होंगे, पर यह आने वाले समय पर निर्भर करता है और इस बात की सच्चाई पे। कुछ शब्द मुइस्का के लोगों के लिए जरूर बोलना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में। इन इतने सालों की खोज, वो भी एक ऐसे शहर की जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। कुछ लोग जो अपने कल्चर और सोसाइटी का एक्सपेंशन करना चाहते थे, उनकी जेनोसाइड पॉलिसी और चीप लेबर प्लांटेशन ऑन माइंस पॉलिसी ने वहाँ के सिस्टम को तो डिस्टर्ब किया ही, साथ ही मुइस्का लोगों की मातृभाषा को धीमे धीमे रिप्लेस किया स्पेनिश ने, जो उनके कल्चर को भी खत्म करने लगा। साथ ही यूरोप से आए लोगों के साथ आई डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा, जिसकी इम्यूनिटी मुइस्का लोगों के पास नहीं थी, जिसने उनकी आबादी को भी कम किया। हालात ये हैं कि आज कोटा, चिया, सेसेकिल में 2318, बोगाटा में 5186, सूबा और बोसा में 1573, लगभग 9000 मुइस्का समुदाय के लोग ही बचे हैं, जो प्री कॉलोनियल लगभग 5 लाख थे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पावर का इन्फ्लुएंशियल मिसयूज़ करने का। क्या लोगों को अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को बचा के रखने के लिए समझने और संभलने की ज़रूरत नहीं है? मुइस्का के लोग अपने आप को और अपनी मानव सभ्यता को बचाने के लिए अपने रिचुअल्स को करके कम से कम संतुष्ट तो थे और आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन अंत में उनका असली दुश्मन मानव ही निकला, जिसका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई सभ्यता तभी तक बची रह सकती है जब तक उसके ऊपर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपी ना जाए, या ये कहें वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज की डेट में सेंटिनल आइलैंड, जहाँ के आदिवासी और उनकी सभ्यता आज तक ऐसे लोगों से श्रापित नहीं हुई। और इसके लिए थैंक्स टू भारत सरकार, जिसने वहाँ 5 नॉटिकल माइल्स तक प्रतिबंध लगा के रखा है, ताकि कोई वहाँ किसी तरह की बीमारी या डिजीज़ ना पहुँचाए, जिसके लिए वहाँ के लोग इम्यून ना हो। दोस्तों, सेंटिनल आइलैंड पे भी कई कोशिशें हुई लोगों की तरफ से वहाँ पहुँचने की, और अगर आप उसकी इन डेप्थ स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक डिटेल रिसर्च वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, कुछ हिडन फैक्ट्स के साथ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर मेरे किए गए रिसर्च का वैल्यू एडिशन होगा।